Hey everyone, welcome to Judiciary Plus. So this is the fourth lecture and sorry, this is the fifth lecture of Limitation Act. Already 4 lecture cover हो चुका है. प्लेलिस्ट क्रिएटेड है लिमिटेशन एक्ट के, सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में है. आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला ढूंढने के लिए. ये जो हम सीरीज चला रहे हैं सीबीआई के लिए चला रहे हैं. सीबीआई का जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए चला रहे हैं. एंड कुछ लोगों ने पूछा था कि डेट क्या होने वाली है, एक्सपेक्टेड डेट. तो अभी तक कुछ भी उसके रिगार्डिंग यूपीएससी ने नोटिफाई नहीं किया है. तो जब नोटिफाई करेंगे तभी एग्जैक्ट डेट आपको पता चलेगा. बाकी जो भी आपको जो भी एक्सपेक्टेड डेट बताते हैं वो बस एजम्पशन से बताते हैं. अभी यूपीएससी के वो भी नहीं पता, या तो यूपीएससी को ही पता होगा, उनको ही पता होगा, उसके अलावा और किसी को नहीं पता होगा. तो जब नोटिफाई होगा तब तक आपको पता चल जाएगा. उसके लिए ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. स्ट्रेस कहाँ लेना है? स्ट्रेस नहीं लेना. मेहनत कहाँ करनी है? पढ़ाई की तरफ. वहाँ पे नहीं चूकना है. डेट कुछ भी हो, आपको नोटिफिकेशन आया इसका मतलब डेट भी आएगा. तो लगे रहिए अपने प्रिपरेशन के लिए, वहाँ पे चूकिएगा नहीं. क्योंकि इस पर सिलेबस चेंज हुआ है, एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है. तो वो चीज़ जो है अभी आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है वहाँ यूटिलाइज़ कीजिए. एग्ज़ाम डेट आएगा तो फिर भागेंगे लोग सारे पढ़ने. अभी जो पढ़ेगा उसको एक्स्ट्रा एज मिलेगा. सो बिल्कुल वेस्ट मत करिए टाइम. बहुत सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में क्रिएटेड है. चैनल पेज पे जाके आपको मिल जाएगा. मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं. वहाँ पे सारे मैंने लिंक भेज रखे हैं, वहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ाई करने के लिए, बस आपको पढ़ाई करनी है. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. एंड हमने ऑलरेडी सेक्शन नंबर 13 तक कवर किया है. आज पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 14 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है. एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट जुरिस्डिक्शन. अब यहाँ टाइम एक्सक्लूड किया जा रहा है. जितने देर आपने कोर्ट में टाइम, वैसे कोर्ट में टाइम बिताया था या टाइम आपका वेस्ट हुआ था जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं हुआ था, बशर्ते आपका इंटेंशन बोनाफाइड होना चाहिए. अब अच्छे से डिटेल में सेक्शन को पढ़ेंगे. सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है? इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट द टाइम ड्यूरिंग विच द प्लेंटिफ हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग विद द ड्यू डिलिजेंस अनदर सिविल प्रोसीडिंग whether in a court of first instance or of appeal or revision against the defendant shall be excluded where the proceedings relate to the same matter in issue and is prosecuted in good faith in the court which from the defect of jurisdiction or other cause of like nature is unable to entertain. So some of the key points are there in this subsection. जैसे कि आपका क्या क्या है? गुड फेथ में होना चाहिए, ठीक है. सिविल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए. अब किस किस चीज़ में? फर्स्ट इंस्टेंस, अपील, रिवीजन में, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी की पॉइंट है. और भी चीज़ें हम देखेंगे अभी. बस मैंने ऊपर ऊपर से बताया, अभी देखिए क्लियरली बताती हूँ. तो जब भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन आप कंप्यूट कर रहे हैं किसी सूट का, ठीक है, किस चीज़ का? किसी सूट का. जिस टाइम में ड्यूरिंग द टाइम विच द प्लेंटिफ हैज़ बीन प्रोसिक्यूटेड इन ड्यू डिलिजेंस. अब जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं उस टाइम के लिए जब जो प्लेंटिफ था, जिसने केस फाइल किया, जिसने सूट फाइल किया है, वो प्रोसिक्यूट किया जा रहा था ड्यू डिलिजेंस के साथ, बिल्कुल ध्यान रखते हुए अनदर सिविल प्रोसीडिंग्स में, ठीक है. चाहे वो दूसरा सिविल प्रोसीडिंग्स जो चल रहा था वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में चले, या वो अपील का चल रहा हो, रिवीजन का चल रहा हो, डिफेंडेंट के अगेंस्ट, ठीक है. तो वो जो टाइम है ना वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जब आप कैलकुलेट करोगे पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ठीक है. तो जब भी दूसरे किसी सिविल प्रोसीडिंग्स में प्लेंटिफ जो है प्रोसिक्यूट हो रहा हो, और प्रोसिक्यूट रहा हो किसी अनदर सिविल प्रोसीडिंग्स में, चाहे वो फर्स्ट इंस्टेंस का कोर्ट हो, चाहे वो अपील हो, रिवीजन हो, तो जो भी टाइम जो है उसमें लगता है वो क्या होगा? वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा. उसको लिमिट पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेट करने में नहीं काउंट करेंगे. और वो प्रोसीडिंग्स किसके अगेंस्ट होना चाहिए? वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट होना चाहिए, ठीक है. और where the proceedings relate to the same matter in issue and is prosecuted in good faith. और कुछ कंडीशंस है इसमें. क्या कंडीशंस है? तो वो सेम मैटर के लिए आप दूसरे कोर्ट में गए थे और उसको जो प्रोसिक्यूट किया जा रहा है डिफेंडेंट को, वो बिल्कुल गुड फेथ में कर रहे हो. ऐसा नहीं कि आप बस टाइम एक्सटेंड करने के लिए, टाइम एक्सक्लूड करने के लिए आप वो कोर्ट गए थे, आपका इंटेंशन मेला फाइट था, ये नहीं चलेगा. इंटेंशन बिल्कुल गुड फेथ में होना चाहिए, ठीक है. सिर्फ प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए उस कोर्ट की
कि उस कोर्ट के पास डिफेक्ट था जुरिस्डिक्शन के, उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं था वो केस को हैंडल करने के लिए, या कोई दूसरा रीज़न के मतलब उसी केस से रिलेटेड कोई दूसरे रीज़न के कारण वो कोर्ट जो है वैसे केस को एंटरटेन नहीं कर पा रहा था, और इस कारण से जो है वो केस वहाँ पे नहीं चला, और वो सारी टाइम जो आपने वहाँ पे इन्वेस्ट की थी वो सारा वेस्ट हो गया। तो वो सारी टाइम पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेट करने में जो है वो हटा दिया जाएगा, उसको नहीं कवर किया जाएगा। सिंपल सा था। अब आते हैं सब सेक्शन 2 पे, जो बोल रहा है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ एनी एप्लीकेशन। या एप्लीकेशन के बारे में बात हो रही है, ऊपर क्या था, सूट के बारे में, ठीक है, डिफरेंस याद रखिएगा। द टाइम ड्यूरिंग विच अप्लीकेंट हैज़ been prosecuted with due diligence in another civil proceedings in a court of first instance or appeal or revision against the same party in the for the same relief shall be excluded where such proceedings prosecuted in good faith and which defect of jurisdiction or other cause of like nature is unable to entertain it. बिल्कुल सेम प्रोविज़न है जो सबसेक्शन 1 और में दिया गया था, यहाँ सबसेक्शन 2 में दिया गया है। डिफरेंस क्या है, वहाँ हम बात कर रहे थे किसी सूट के बारे में, यहाँ हम बात कर रहे हैं किसी एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, वहाँ पे सूट में हम बोलते थे प्लेंटिफ, यहाँ पे एप्लीकेशन में बोलेंगे हम एप्लीकेंट जो फाइल कर रहा है, ठीक है। तो ड्यू उसका, और ये दोनों किस चीज़ में हो रही है, सिविल प्रोसीडिंग, अनदर सिविल प्रोसीडिंग, क्रिमिनल के बारे में बात नहीं कर रहा है सेक्शन नंबर 14, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये था सबसेक्शन 2। अब सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग in Rule 2 of Order 23 of CPC of 1908, the provision of subsection 1 shall apply in relation to a fresh suit instituted on the permission granted by the court under Rule 1 of that order, which such permission is granted on the ground that the first suit must fail by the reason of defect of jurisdiction of the court or other cause of like nature. अब ये प्रोविज़न समझने से पहले सब कोई अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखिए कि ऑर्डर 23 का रूल 2 क्या बोल रहा है, और ऑर्डर 23 जो है इन टोटल किसके बारे में बात करता है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि ऑर्डर 23 के रूल 2 में जो भी दिया हो सीपीसी के, ठीक है, तो जो भी दिया हो उसको यहाँ पे ध्यान में नहीं देना है, जो भी दिया हो वहाँ पे इसको ओवरराइड कर लिया जाएगा। वही है फर्स्ट सेक्शन, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन रूल 2 ऑफ 23 ऑफ सीपीसी, यानी कि ओवरराइड कर रहा है ये सब सेक्शन इसको, किसको, ऑर्डर 23 रूल 2 को, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जो भी प्रोविज़न है सबसेक्शन 1 का वो अप्लाई होगा इन रिलेशन टू फ्रेश सूट। तो सबसेक्शन 1 के प्रोविज़न जो है फ्रेश सूट पे भी अप्लाई होंगे, जो इंस्टीट्यूट होता है, फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है ऑन द परमिशन ग्रांटेड बाय कोर्ट अंडर रूल 1 ऑफ दैट ऑर्डर। अब जो है आप बताने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूँगी कि क्या है उस ऑर्डर में, लेकिन उस ऑर्डर के रूल 1 को भी जाके एक बार पढ़िएगा और मुझे बताइएगा कि क्या है उस ऑर्डर के रूल 1 में। यहाँ पे एक बार और रिवाइज हो जाएगा तो कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। और बाकी लोग जो जिनको नहीं पता है वो यहाँ से जान भी जाएंगे, लेकिन आप सबको जाके देखना है ऑर्डर 20 का रूल 1 और रूल 2 दोनों, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, हम क्लियरली इस सब सेक्शन को बस देखते हैं कि ये जो प्रोविज़न है सबसेक्शन 1 का, यानी कि जो पीरियड एक्सक्लूड हो रहा है यहाँ पे, जितने दिन गलत कोर्ट में सूट एंटरटेन हुआ था वही प्रोविज़न यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। फ्रेश सूट पे भी जो कि इंस्टीट्यूट हुआ है कोर्ट के परमिशन से, और वो परमिशन कहाँ मिल रहा है, ऑर्डर 23 के रूल 1 के अंदर, और वैसा परमिशन जो है वो ग्रांट किया गया है किस ग्राउंड पे, कि वो जो फर्स्ट सूट था वो फेल हो गया है। किस रीज़न से फेल हुआ है, डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन के रीज़न से, यानी कि उस कोर्ट के पास जो है जुरिस्डिक्शन नहीं था, इसलिए वो कोर्ट फेल हो गया है, या उसके कोई रिलेटेड रीज़न की वजह से, तो जो है तभी ये जो है प्रोविज़न अप्लाई हो सकता है। तो सिंपल सी चीज़ है, ऑर्डर 23 का रूल 2 में कुछ भी दिया गया हो या ओवरराइड कर रहा है, जो भी सबसेक्शन 1 का प्रोविज़न है इस पर भी अप्लाई होगा किसी न्यू सूट पे जो कि कोर्ट के परमिशन से किया हो गया हो, और परमिशन कोर्ट ने कहाँ दिया, ऑर्डर 23 के रूल 1 के अंदर, और वैसा परमिशन जो है ग्रांट किया गया है किस ग्राउंड पे,
कि फर्स्ट सूट जो है फेल हो गया था बिकॉज ऑफ डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन और उसके सिमिलर नेचर के कारण। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। नहीं समझ में आया कमेंट में लिखिए, डाउट पूछिए। आप लोग कोई डाउट नहीं पूछ रहे हैं, इसका मतलब मैं यही एज्यूम कर रही हूँ कि सब कुछ क्लियर है। जहाँ क्लियर नहीं है वहाँ पूछिए, अदरवाइज मुझे पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन ए, इन excluding the time during which the former civil proceeding was pending, the day on which that proceeding was instituted and day on which it ended, both will be counted। तो हमने सेक्शन 14 में जो है एक्सक्लूजन के बारे में तो देख लिया, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो सिविल प्रोसीडिंग चल रही है, अब सब सेक्शन नंबर 14 सिविल प्रोसीडिंग के बारे में बात हो रहा है, ये भी हमने देख लिया था। अब जो टाइम एक्सक्लूड कर रहे हैं फॉर्मल सिविल प्रोसीडिंग के टाइम में, जब वो पेंडिंग है, ठीक है, जब वो फॉर्मल सिविल प्रोसीडिंग पेंडिंग है, तो जिस दिन वो जो है सूट इंस्टीट्यूट हुआ था, ठीक है, सूट या एप्लीकेशन सब सेक्शन 2 में इंस्टीट्यूट हुआ था, और जिस दिन वो एंड हुआ था, ठीक है, वो दोनों जो है वो काउंट किया जाएगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन में, उसको एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। जिस दिन प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट हुआ था और जिस दिन वो ख़त्म हुआ था, ये दोनों दिन क्या है, काउंट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट जिस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। फिर एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोल रहा है, ए प्लेंटी फॉर एन एप्लीकेंट रेसिस्टिंग एन अपील शैल बी डीम टू बी प्रोसिक्यूटिंग अ प्रोसीडिंग। अब कोई प्लेंटिफ है सूट के लिए, अप्लीकेंट एप्लीकेशन के लिए, वो कोई अपील में लेके जा रहा है, तो उसको भी प्रोसीडिंग माना जाएगा इस सेक्शन के लिए। ठीक है, अब सब इसका एक्सप्लेनेशन सी क्या बोल रहा है, मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज और ऑफ कॉज ऑफ एक्शन शैल बी डीम टू बी ए कॉज ऑफ लाइक नेचर। अब यहाँ हमने तीनों सब सेक्शन में कॉज ऑफ लाइक नेचर पढ़ा था, डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन और कॉज ऑफ लाइक नेचर। तो यहाँ पे क्या दिया है, मिस जॉइंडर ऑफ पार्टी, यानी कि आपने गलत पार्टी को जो है पार्टी बना लिया उस सूट में, और मिस जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, गलत कॉज ऑफ एक्शन उठा लिया, उसको भी जो है लाइक नेचर का माना जाएगा इस सेक्शन के लिए। ठीक है, तो आई होप सेक्शन नंबर 14 क्लियर होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अगर कुछ भी डाउट है तो बिल्कुल प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, अदरवाइज़ क्लियर नहीं होगा, जो मैं नहीं चाहती हूँ इतनी मेहनत करने के बाद। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के पास, जो कि फिर से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बड़ा भी है, क्योंकि यहाँ 5 सब सेक्शंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बोल रहा है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ एनी सूट application for the execution of decree, the institution or execution of which has been stayed by injunction or order, the time of continuation of injunction or order, the day on which it was issued or made, and the day on which it was withdrawn shall be excluded। यहाँ पे भी एक्सक्लूजन की बात हो रही है, और ये डिफरेंट केसेस है, जैसे 14 में पर्टिकुलर केस था, यहाँ 15 में क्या है, अलग अलग केसेस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो जब भी आप पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूट करते हैं किसी सूट या किसी एप्लीकेशन के लिए, तो किस चीज़ का सूट या एप्लीकेशन है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का या इंस्टीट्यूशन ऑफ एग्जीक्यूशन का, जो कि स्टे कर दिया गया इंजंक्शन के द्वारा या किसी ऑर्डर के द्वारा, या कौन सा वो टाइम जब तक इंजंक्शन या वो ऑर्डर कंटिन्यूड है, तो जो दिन वो इशू हुआ था या बनाया गया था और जिस दिन उसको विड्रॉ किया गया, ये सारे दिन जो है एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो जब भी आप पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूट कर रहे हो किसी सूट एप्लीकेशन का, किस से रिलेटेड, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री से रिलेटेड, इंस्टीट्यूशन ऑफ एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, इंजंक्शन के द्वारा स्टे लगाया गया उससे रिलेटेड, या टाइम जब भी कंटिन्यूड इंजंक्शन उससे रिलेटेड, तो वो क्या है, जिस दिन उसको उस ऑर्डर या एप्लीकेशन को मेड किया गया था या इशू किया गया था या विड्रॉ किया गया था, ये सारी टाइम जो है एक्सक्लूड हो जाएगी। सिंपल। ठीक है, अब आते हैं सब सेक्शन 2, इन कंप्यूटिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट ऑफ विच नोटिस हैज़ बिन गिवन और फॉर विच प्रीवियस कंसेंट और सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड in accordance with the requirement of any law for the timing in force, the period of such notice or as the case may be, the time required for obtaining such consent or sanction shall be excluded। जब आप पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूट कर रहे हो किसी सूट का जिसमें नोटिस दिया गया है, ठीक है, और जिसके लिए प्रीवियस कंसेंट या सैंक्शन रिक्वायर्ड है गवर्नमेंट की,
या किसी अथॉरिटी की किसी लॉ के रिक्वायरमेंट में वो दिया गया है और जो लॉ अभी इन्फोर्स्ड है, तो वो पीरियड जिस दिन वो नोटिस ऑफ सच नोटिस एज द केस में बी टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग सच कंसेंट शैल बी एक्सक्लूडेड। तो अब लॉ में दिया गया है कि आपको सैंक्शन लेना है या कंसेंट लेना है गवर्नमेंट का, तो जो भी टाइम लगा ना वो कंसेंट या सैंक्शन लेने में, वो सारी चीज़ें एक्सक्लूड कर दी जाएंगी कंप्यूट करने के लिए टाइम पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, इसके साथ एक एक्सप्लेनेशन भी है। इन एक्सक्लूडिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग द कंसेंट और सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी, द डे ऑन विच द एप्लीकेशन वॉज मेड फॉर ऑब्टेनिंग द कंसेंट एंड सैंक्शन एंड द डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट और अथॉरिटी शैल बोथ बी काउंटेड। अब आप गवर्नमेंट का सैंक्शन लेने गए हैं या उनका कंसेंट लेने गए हैं, तो वो तो टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन काउंट करने के लिए। लेकिन जिस दिन आपने एप्लीकेशन मेड किया था और जिस दिन आपको रिसीट मिल गया गवर्नमेंट के ऑर्डर का, ये दोनों दिन उसमें काउंट किया जाएगा। बहुत ही सिंपल है और उतना ही इम्पॉर्टेंट भी। सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है? इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट और अप्लीकेशन, या किस किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? सूट और अप्लीकेशन किससे रिलेटेड? एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री से रिलेटेड। बाय एनी रिसीवर और इंटरिम रिसीवर अपॉइंटेड इन द प्रोसीडिंग फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ अ पर्सन एज एन इंसॉल्वेंट or by any liquidator or provisional liquidator appointed in proceedings for the winding up of a company, the period beginning with the date of institution of such proceeding and the ending with the expiry of 3 months from the date of appointment of such receiver or liquidator as the case may be shall be excluded। अब पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है कंप्यूट कर रहे हैं किसी सूट के लिए या एप्लीकेशन के लिए जो कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री से रिलेटेड है। ठीक है, कौन कर रहा है? रिसीवर या इंटरिम रिसीवर। ठीक है, जिसको अपॉइंट किया गया है प्रोसीडिंग्स के अंदर ताकि वो एडजुडिकेट करे किसी पर्सन को एज एन इंसॉल्वेंट, या कोई लिक्विडेटर या प्रोविजनल लिक्विडेटर जो वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी प्रोसीडिंग्स में अपॉइंट हुआ हो। तो जो भी पीरियड जो होता है बिगनिंग द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सच प्रोसीडिंग, जिस दिन वो सूट प्रोसीडिंग्स जो है इंस्टीट्यूट हुआ है और एंड हुआ है विद द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ, 3 मंथ के एक्सपायरी में जब वो ख़त्म हुआ है, फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सच रिसीवर और लिक्विडेटर एज द केस में भी सेल एक्सक्लूडेड। यानी कि किसी इंडिविजुअल के केस में जिस रिसीवर इंटरिम रिसीवर को अपॉइंट किया गया है, कंपनी के केस में वाइंडिंग अप के केस में जिस ऑफिशियल लिक्विडेटर को या लिक्विडेटर को अपॉइंट किया गया है, तो जिस दिन डेट इंस्टीट्यूट किया गया है ना, डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सच प्रोसीडिंग एंड एंडिंग ऑफ द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ, जिस दिन वो प्रोसीडिंग्स जो है स्टार्ट हुआ है, इंस्टीट्यूट हुआ है, और जिस दिन एंड हुआ है 3 मंथ के एक्सपायरी के साथ, किस दिन 3 मंथ से के एक्सपायरी के साथ, किस दिन से? जिस दिन अपॉइंटमेंट हुआ था उस रिसीवर या लिक्विडेटर का, वो सारी चीज़ें जो है एक्सक्लूड कर दी जाएंगी। तो अगर सिंपल शब्दों में समझे तो यहाँ किसी सूट या एप्लीकेशन के रिगार्डिंग जो है रिसीवर को अपॉइंट किया जा रहा है या इंटरिम रिसीवर को अपॉइंट किया जा रहा है इंसॉल्वेंसी के केस में किसी इंडिविजुअल के, या किसी कंपनी के केस में लिक्विडेटर या ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जा रहा है इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। तो जिस दिन वो प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है, इंस्टीट्यूट हुआ है प्रोसीडिंग, और जिस दिन एक्सपायर हुआ है 3 मंथ, जिस दिन अपॉइंट किया गया था उस रिसीवर को या ऑफिशियल लिक्विडेटर को, उस दिन का जो टाइम है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जब पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेट किया जाएगा या कम्यूट किया जाएगा। सिंपल शब्दों में अब समझ आ गया होगा। ठीक है, सब सेक्शन 4 क्या बता रहा है? इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट फॉर पोजेशन बाय अ परचेजर एट सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्रीड टाइम ड्यूरिंग विच अ प्रोसीडिंग टू सेट असाइड द सेल हैज़ बीन प्रोसिक्यूटेड शैल बी एक्सक्लूडेड। यानी कि जब आप पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूट कर रहे हो किसी सूट के लिए, और सूट किससे से रिलेटेड है? फॉर पोजेशन बाय अ परचेजर एट द सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, पोजेशन के लिए परचेजर के द्वारा, और वो किस में हुआ है? एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में। ठीक है, तो ड्यूरिंग द टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोसीडिंग टू सेट असाइड द सेल हैज़ बीन प्रोसिक्यूटेड शैल बी एक्सक्लूडेड। अब वो सेल जो हुआ है उसको सेट असाइड करना चाहता है, तो जो भी टाइम लगा है प्रोसीडिंग को सेट असाइड करने के लिए उस सेल को, वो सारे जो है एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। तो ये बेसिकली जो है रिलेटेड है किसी सूट से
जो कि possession by a purchaser at the sale of execution of decree। तो ये सूट किससे रिलेटेड है? possession से रिलेटेड है, परचेजर के पोजीशन में है किसी सेल में, किस चीज़ के सेल में? एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के सेल में। तो जो भी टाइम लगता है उस सेल सेट असाइड करने के लिए, वैसा सेल वो भी जो है एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे लास्ट सब सेक्शन है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट द टाइम ड्यूरिंग विच डिपेंडेंट has been absent from India and from the territory outside India under the administration of the central government shall be excluded। यहाँ पे भी लिमिटेशन, पीरियड ऑफ लिमिटेशन ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो किसी सूट के लिए तो जो टाइम है जिसमें डिफेंडेंट जो है इंडिया में नहीं है, absent है, और फ्रॉम द टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर है, ठीक है, किसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर? सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, लेकिन इंडिया से बाहर है। ठीक है, इंडिया में नहीं है, या तो ऐसे टेरिटरी में है जो इंडिया में नहीं आता है लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में है। ठीक है, तो वो क्या, वो भी क्या है? एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जब आप कर रहे हैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेट। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 15 का पांचों क्लॉज। तो ये दोनों सेक्शन मैंने इतने अच्छे से बताया है कि इसी में आपका जो है आधा घंटा ऑलमोस्ट हो गया है, 22 मिनट हुए हैं अभी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई नो कि मैं बहुत छोटा छोटा लेके जा रही हूँ, बट ये कुछ जो सेक्शन है अभी जो मैं लेके चल रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा नहीं कर रही हूँ लेक्चर को, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा करने जाऊँगी वहाँ बोर हो जाओगे और जल्दी ख़त्म कर दोगे। ऐसा भी नहीं है कि मैं रोज़ लेक्चर नहीं लेके आ रही हूँ, तो मैं रोज़ लेक्चर लेके आ रही हूँ अब। तो रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़ के ऑल्टरनेट डेज में आ ही जा रही हूँ। तो बिल्कुल डिले नहीं होगा, ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने 2-2 सेक्शन कराया है तो मैं आधे में छोड़ दूँगी। मैं बिल्कुल आपका साथ लास्ट तक देने वाली हूँ, जैसे मैंने लास्ट ईयर दिया था। जो भी मेरे स्टूडेंट्स थे लास्ट ईयर वो बता सकते हैं आपको, तो वैसे ही मैं इस बार भी करूँगी। एंड जो आपका इस जो पूरा सीरीज़ है, इसमें मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था एक सरप्राइज़ है एट द एंड, तो वो सरप्राइज़ मैं डिस्क्लोज़ कर देती हूँ इस वीडियो में, कि वो सरप्राइज़ ये है कि जो लास्ट लेक्चर है इस वीडियो का वो ओनली मेंबर्स वीडियो आएगा, तो उसको सिर्फ मेंबर्स वॉच कर पाएंगे। और मैं ये जान के स्पेसिफिकली रख रही हूँ क्योंकि मैं जानना चाहती कि सीरियस कैंडिडेट्स कितने हैं, तो इसलिए ये मैं कर रही हूँ। और लास्ट वीडियो ओनली मेंबर्स के लिए आएगा। तो स्टे ट्यून फॉर फर्दर वीडियोस एंड फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।